हेलो बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल और फुल साइकिल के लिए। ठीक है, तो जब हम एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की, तो देखो अल्टरनेटिंग करंट के लिए एक चीज हम जानते हैं अच्छे से कि अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम माने कि ये I और ये t टाइम को डिनोट कर रहा है और अल्टरनेटिंग करंट इस तरीके से ये मूव करता है, तो देखो एक साइकिल के लिए अगर हम माने कि ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हम +1 मान ले और इस वैल्यू को -1। ठीक है, तो एक साइकिल के लिए अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा, है ना, एक फुल साइकिल के लिए ये हाथ से लेके और ये हाथ तक अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा एक फुल साइकिल के लिए, तो वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सपोज मैं वैल्यू मान रहा हूँ इसकी +1 और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू मान रहा हूँ सपोज -1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा एक साइकिल के लिए अगर मैं इसका एवरेज कैलकुलेट करूंगा तो वो तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फुल साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू निकाली। अगर मैं इसका हाफ साइकिल के लिए एवरेज निकालता हूँ, ठीक है ना, हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालता हूँ, तो देखो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक आके रुकी। ठीक है, -1 नेगेटिव साइड में नहीं गई, तो हाफ साइकिल के लिए जब हम इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि वो 0 नहीं होगी। उस कंडीशन में हम उसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरी एक चीज जो हमें ध्यान देनी होगी कि ये जो है हमारा साइन वेव है, वहां पे हम आई की वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वैल्यू जो है वो टाइम का फंक्शन है। ठीक है ना, वैल्यू जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू करंट की चेंज हो रही है। डीसी के अंदर हम पर्टिकुलर टाइम पे करंट बताते थे कि 5 एम्पियर का करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है, 6 एम्पियर का करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो टाइम है उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, जो करंट है उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, करंट की वैल्यू टाइम के साथ में चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसका हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा जो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होगा इसके करंट का, क्योंकि देखो यहाँ पे आई जो है वो बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम वैल्यू पे आया, फिर आई जो है वो यहाँ पे आके 0 हुआ, फिर अपोजिट साइड में नेगेटिव साइड में ये मैक्सिमम वैल्यू तक गया, फिर 0 हुआ। तो हम देख रहे हैं करंट की वैल्यू हर टाइम बदल रही है। ठीक है ना, तो अगर करंट हमारा टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसका मतलब हमें इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी निकालनी होगी। हमें इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी हमें इसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमको पता होगी, जैसे हमें बोला कि अगर t = 5 सेकेंड पे हमको बताना है कि करंट कितना है, जैसे कि हमने मोशन वाले चैप्टर में भी कर रखा है। ठीक है, क्लास 11 में कि t = 5 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी कितना है, और ये सब हमने इंस्टेंटेनियस निकाला हुआ है। तो इंस्टेंटेनियस इसमें हमें करंट पहले पता होगा किसी टाइम पे। ठीक है ना, फिर हम उस वैल्यू का जो भी है इंटीग्रेशन करेंगे हाफ साइकिल और फुल साइकिल के लिए और उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है अल्टरनेटिंग करंट के लिए। ठीक है, तो देखो करंट के लिए हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिख सकते हैं I = I0 sin ωt। ठीक है, इसी तरीके से हम वोल्टेज के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V = V0 sin ωt। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये दो स्टार्टिंग फंक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे जो I0 है, ठीक है ना, I0 हम देख रहे हैं ये है करंट की पीक वैल्यू। ठीक है ना, ये है करंट की पीक वैल्यू, और यहाँ पे ये जो V0 है ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है, वोल्टेज की पीक वैल्यू है। ठीक है ना, और ये जो हम फाइंड आउट करें ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है किसी टाइम पे। अच्छा, ओमेगा तो हम जानते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ओमेगा हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी t टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो t की वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम किसी भी टाइम पे उस करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू और वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो इन दोनों में कुछ फेज डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि ये जो हमारे पास सर्किट होगा इसमें रेजिस्टेंस के अलावा इंडक्टेंस, कैपेसिटर, ठीक है ना, तो इंडक्टर कैपेसिटर होगा, तो हो सकता है कि यहाँ पे ωt+5 इस तरीके से भी हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं, और दोनों में ये जो फाई है जिसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस भी इन दोनों के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो ये इनिशियल हम लेके चल रहे हैं दो फंक्शन। अच्छा, ये फंक्शन कहाँ से आया, V = V0 sin ωt। ठीक है ना, देखो पहले पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उसी से हम करंट निकालते हैं, पोटेंशियल आता है तब करंट निकलता है। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर के दो एंड्स पे जब हम पोटेंशियल क्रिएट करते हैं तो करंट बनता है।
अब हम इन बेसिक इक्वेशन को लेके चले। तो देखो ये वाली जो इक्वेशन है, ये हमने लास्ट जो ईएमआई वाला चैप्टर था उसके अंदर हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू, ठीक है ना, नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये ईएमएफ वाला जो हमारा चैप्टर था, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें लास्ट में हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो मूव करती है, या हमने जो जनरेटर देखा था एसी जनरेटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें मिला था उसकी वैल्यू थी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट वहां पे देखो ओमेगा टी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे कब आएगा, जब साइन 90 डिग्री होगा, और साइन 90 डिग्री होगा तो हमारे पास देखो ये जो ई नॉट था, ई नॉट किसकी जगह था, वेयर ई नॉट हमारा क्या था, ये ईएमएफ की जो वैल्यू थी एन बी ए ओमेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो था हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की थी, और ईएमआई वाले चैप्टर में हमने ईएमएफ की वैल्यू निकाली थी। उसी से देखो हमने ये वाला फंक्शन बनाया है ईएमएफ, ये वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है जो करंट है हमारा उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और जो भी करंट है हमारा उसकी एवरेज वैल्यू, और हाफ साइकिल के लिए और फुल साइकिल के लिए उसकी एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो पहले हाफ साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो हम लिख लेते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है, हम इसकी लिख लेते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर हाफ साइकिल, ठीक है। हाफ साइकिल के लिए हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज निकालने का तरीका देखो सीधी सी बात है, अगर हमको एवरेज निकालना है तो हम लिखेंगे आई एवरेज, ठीक है। आई का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Q अपॉन टी, ठीक है। यहाँ पे साइड में देख लीजिए, आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, dQ अपॉन dt, ठीक है। अगर dQ की वैल्यू मुझे निकालनी हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I dt, ठीक है ना, dQ की वैल्यू लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो पूरे चार्ज के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है ना। एवरेज मुझे निकालना है पूरे साइकिल के लिए, और ये तो देखो dQ की वैल्यू हो गई, और हमारा जो फॉर्मूला होता है I का वो क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है ना, अपॉन में टाइम। तो अगर हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखो बच्चों इसकी जगह हम लिखेंगे आई एवरेज को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हाफ साइकिल के लिए निकाले तो हम लिखेंगे 0 से t/2, ठीक है ना। यहाँ पे हमको क्या लिखना है, I dt एवरेज निकाला हमने, अपॉन हमको निकालना है t। देखो ये क्या था, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, Q की जगह अपन ने लिखा I dt, अपॉन में t तो होता ही है, तो ये अपन इंटीग्रेशन किया 0 से t/2, हाफ साइकिल के लिए हमको करना है, ठीक है। अब यहाँ से इनको कैलकुलेट अगर हमको करना है तो I की जगह I की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और I की जो वैल्यू थी वो हमने क्या मानी थी, I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर कोई फेज डिफरेंस नहीं है दोनों में तो इनिशियल वैल्यू हमने क्या लिखी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 0 से t/2, और यहाँ पे लिखा I की जगह I नॉट साइन ओमेगा टी और dt, ठीक है। अपॉन में हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो हम कर देते हैं। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखो ये हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये टाइम इंटरवल भी हमने स्मॉल लिया था, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं dt, ठीक है। dt का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो आएगा t, और यहाँ पे हमने टाइम लिमिट की थी 0 से t/2, ठीक है। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर हम करेंगे तो t/2 माइनस 0, तो ये तो कितना आ जाएगा हमारे पास, t/2 वापस आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने लिखा नेक्स्ट वाली स्टेप के अंदर इसको कैलकुलेट कर लिया, तो ये हमारा आ गया I इज इक्वल टू, ठीक है। ऊपर वाला तो लिख देते हैं एज इट इज 0 से t/2 I नॉट साइन ओमेगा टी dt, और अपोन में हमारा क्या हो गया t/2, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो t/2 आएगा हमारा, ठीक है। I नॉट यहाँ से हम बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन हमें करना नहीं है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब हम इसका करेंगे तो देखो ये क्या आएगा हमारे पास, I नॉट बाहर आएगा, t/2 यहाँ पे जाएगा तो 2/t,
इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया 0 से t/2, ठीक है। 0 से t/2 अगर हमने इंटीग्रेशन किया तो ये यहाँ पे हमने लिखा sin ओमेगा t dt, ठीक है। अब हम sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin का इंटीग्रेशन तो माइनस कोस ओमेगा t, यहाँ पे कंपाउंड टर्म है ओमेगा t, तो ओमेगा t का भी हमको इंटीग्रेशन करना होगा, तो अपॉन में ओमेगा और आ जाएगा, अगर डिफरेंशिएशन होता तो मल्टीप्लाई में आ जाता। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2i0 अपॉन t, और यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस कोस ओमेगा t अपॉन ओमेगा, ठीक है। और जो लिमिट थी वो 0 से t/2, ठीक है। ये हमने पुट कर रखी है 0 से t/2। अब देखो यहाँ पे जो ओमेगा है वो कांस्टेंट टर्म है, टाइम डिपेंडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा को बाहर ले लेते हैं और फिर वैल्यूज जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 2i0 अपॉन t, ठीक है। और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, कोस ओमेगा t, ठीक है ना, कोस ओमेगा t, और लिमिट हमको रखनी है 0 से t/2, ठीक है ना। यहाँ अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ओमेगा देखो बच्चों, ओमेगा की वैल्यू ये उतार लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पॉज करके, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो देखो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू हमने पुट की तो यहाँ पे है माइनस 2i0 अपॉन t, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने फंक्शन लिखा वो लिखा कोस ओमेगा t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2π अपॉन t, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी होती है हमारी, ठीक है ना। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और 1 अपॉन t को f भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी उसको हम बोलते हैं। तो ये हमने उसकी वैल्यू पुट की, और इनटू में क्या था, उसके साथ में t था, ठीक है। और हमको लिमिट क्या रखनी है, 0 से t/2, ठीक है। और यहाँ पे देखो बच्चों हमने क्या किया था, ओमेगा को इधर ले लिया था नेक्स्ट वाली स्टेप में, तो यहाँ पे तो हमने ओमेगा लिखा नहीं, तो ओमेगा लिख लीजिए यहाँ पे ओमेगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यू लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो देखो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं माइनस 2i0 अपॉन ओमेगा की जगह लिखते हैं 2π अपॉन t, इंटू में क्या है t, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं कोस 2π अपॉन t, ठीक है ना। ये तो हमने लिख दिया। अब इसकी जगह अपर लिमिट हमें पुट करनी है t/2 इंटू t/2 ओमेगा t, ठीक है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, ये तो हो गई हमारी अपर लिमिट, इसके बाद में इसको करना है माइनस लोअर लिमिट, लिखेंगे माइनस कोस, और फिर उसके बाद में इसकी लोअर लिमिट लगाएंगे हम, तो वो बनेगी हमारी 2π अपॉन t, ओमेगा की जगह हम लिखेंगे, और लोअर लिमिट क्या है, इंटू 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ये वैल्यू कितनी आती है। देखो t से t कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस i0 अपॉन पाई, ठीक है। यहाँ हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, t से t, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचेगा कोस पाई, ठीक है ना। और किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो कोस 0, ठीक है ना। ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब हम जानते हैं इसकी वैल्यू, तो हम लिख लेंगे माइनस i0 अपॉन पाई, ठीक है। कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कोस पाई की वैल्यू हम जानते हैं -1, ठीक है। और माइनस कोस 0 की वैल्यू भी 1, ठीक है। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, माइनस माइनस, ये माइनस का 2 हो गया, ठीक है ना। और ये बाहर -2 इससे आके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा i = i0, ठीक है ना। और 2 आ जाएगा, 2i0 अपॉन पाई, ठीक है ना। i = 2i0 अपॉन पाई, ठीक है ना। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14, एक अगर आपने इसको उतार लिया है तो इसको आगे करते हैं, i = 2i0 अपॉन पाई। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो
बच्चों हम देखते हैं इसमें कि हम इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, देखो हमने वैल्यू लिखी, एवरेज वैल्यू जो आई थी हमारी i इज इक्वल टू 2i नॉट अपॉन पाई, 2 अपॉन पाई। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू है हमारी आएगी i इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, तो ये हमने निकाली हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू इसकी। ठीक है, अब देखो इसी वैल्यू को हम फुल साइकिल के लिए कंप्लीट करते हैं। ये हाफ के लिए हमने निकाली। ठीक है, अब अगर इसको फुल साइकिल के लिए कंप्लीट करना हो तो देखो हमें जो लिमिट्स है सिर्फ वो ही बदलनी है, बाकी प्रोसीजर हम एज इट इज करेंगे। तो वो भी हम करके देखते हैं कि अगर फुल साइकिल के लिए इसको निकाला जाएगा, ठीक है ना, तो वो वैल्यू कितनी आएगी। तो आप उतार लीजिए, फिर हम उसको निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको। अब हम निकालते हैं फुल साइकिल के लिए। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर हमें कंप्लीट साइकिल के लिए या फुल साइकिल के लिए उसकी निकालते हैं। हाफ साइकिल के लिए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे हम निकालते हैं फॉर फुल साइकिल। ठीक है, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, अब तो हम समझ चुके हैं। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेशन इसकी जगह में क्या लिखना है, आई डी टी लिमिट 0 से, इस बार t/2 नहीं t लिखना है। पूरी साइकिल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, अपॉन में dt। ठीक है ना, q अपॉन t, i का फॉर्मूला होता है हम जानते हैं, 0 से t लिमिट हमने पुट की। अब हमें क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है, जो कि हम करेंगे इस स्टेप में। तो देखो यहाँ पे हम i की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले 0 से t, और हमने वैल्यू पुट की i की जगह i नॉट साइन ओमेगा t dt, और अपॉन में हमने वैल्यू पुट कर दी। तो देखो इंटीग्रेशन हम कर देते हैं, dt का इंटीग्रेशन आएगा t, और वैल्यू हमने पुट की है 0 से t। ठीक है, तो फुल साइकिल के लिए जब हम कर रहे हैं तो 0 से t/2 नहीं, 0 से t तक हमें निकालना है। अब देखो वही इंटीग्रेशन हमें करना है, फिर से सेम प्रोसीजर अगर हम रिपीट करेंगे तो जल्दी से देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा इसका। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं i इज इक्वल टू आई नोट हम बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ कितना बचेगा t। देखो i नोट, ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे t माइनस 0, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t आएगा कैपिटल का अपॉन t। और यहाँ पे हम इसका अंदर देखते हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 0 से t साइन ओमेगा t और dt। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इंटीग्रेशन अभी हमने देखा था, तो हमारा इंटीग्रेशन आएगा आई नॉट अपॉन t, और इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इसका आ जाएगा माइनस कोस ओमेगा t अपॉन ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट जो थी हमारी 0 से t। ठीक है, 0 से t अपने लिमिट पुट की, माइनस को हम बाहर ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, और ओमेगा को भी बाहर ले लेंगे। तो हमने लिखा i इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, बाहर आ जाएगा ओमेगा t, और अंदर हमारा क्या बचा, कोस ओमेगा t, और लिमिट थी 0 से t। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, और ओमेगा की जगह 2 अपॉन t वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आएगा। देखो i इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन, ठीक है ना, अब ओमेगा की जगह हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा ओमेगा की वैल्यू पुट करने पे। तो यहाँ पे हम इसको देखो आगे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो है हमने लिखा 2 पाई अपॉन t इंटू t। ठीक है, ये हमने लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे हमने देखा कि इसको अगर हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट किया तो देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, कोस ओमेगा, ओमेगा की जगह हमें लिखना है 2 पाई अपॉन t इंटू
टी की जगह में लिख रही है अपर लिमिट, तो हमने लिखा अपर लिमिट माइनस कोस, और इस बार हमें क्या लिखना है 2 पाई अपॉन टी इंटू 0 लोअर लिमिट। ठीक है, ये हमने पुट कर ली। ठीक है, तो वो यहाँ टी से टी कैंसिल होगा हमारा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई। ठीक है, आई नॉट अपॉन 2 पाई, और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, देखो टी से टी कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा अंदर कोस 2 पाई माइनस कोस, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0 ही आएगा वापस। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कोस 2 पाई की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, कोस 2 पाई की वैल्यू 1, तो हम 1 देखो पुट कर लेते हैं बच्चों यहाँ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, वैल्यू पुट की, तो I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमने वैल्यू पुट की, कोस 2 पाई होता है 1, कोस 0 भी होता है 1। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस 1 0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 0। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू आई हमारी वो कितनी आई, 0। ये वैल्यू फॉर एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जब हमने हाफ साइकिल के लिए निकाला था तो आया था आई एवरेज हमारा 0.637 इंटू आई नॉट। इस बार हमारा कितनी आई वैल्यू, एवरेज 0। और हमने देखा भी था, हमने पहले ही बताया था कि अगर एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम निकालेंगे अल्टरनेटिंग करंट का, तो हमको पता है कि ये +1 और एक ये -1। अगर एक कंप्लीट साइकिल के लिए इस वैल्यू को निकालेंगे तो 0 आएगी, हाफ साइकिल के लिए तो +1 -1 नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो हमारी 0.637, और अगर फुल साइकिल के लिए निकाला तो वैल्यू कितनी आई हमारी, 0। ठीक है, ये हम देख पा रहे हैं। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, और बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि देखो एवरेज इफेक्ट, अगर इसकी एवरेज वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो कोई काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एवरेज जब भी निकालेंगे तब तो 0 आ जाएगा। पर हमको पता है कि क्या अल्टरनेटिंग करंट काम नहीं करता। हम घरों में देखते हैं पावर आती है, उससे बल्ब चलता है, इससे पंखा चलता है। ठीक है ना, जो भी अप्लायंसेस हम यूज करते हैं सब अल्टरनेटिंग करंट से चलते हैं। इसका मतलब अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट जब भी किसी डिवाइस में से ज्यादा है तो वो डिवाइस गर्म भी हो जाती है, उसके अंदर हीट भी आ जाती है। ठीक है, तो हमने देखा इसका मतलब एसी के पास पावर तो है, एसी के पास एनर्जी तो है, पर एवरेज वैल्यू जब हम उसकी निकाल रहे हैं तो 0 आ रही है। तो क्या एसी का इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा? तो हमने देखा कि ऐसी कंडीशन जहां पे एवरेज दो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का होने के कारण 0 आ जाता है, वहां पे हम एवरेज निकालने का दूसरा तरीका जो मैथ्स का होता है, आरएमएस वैल्यू हम निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। ठीक है ना, पहले हम उस चीज का स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना, फिर उसका रूट, उसका मीन निकालते हैं, रूट करते हैं हम, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर करते हैं, मीन निकालते हैं, रूट ले लेते हैं। तो ये जो हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है उससे हमारा एवरेज आ जाता है, और वो एवरेज 0 नहीं आता है। अब देखो ये फॉर्मूलाज जो है हम कहाँ पे काम में ले सकते हैं, आरएमएस वैल्यूज वाले। आरएमएस वैल्यूज वाले हम फॉर्मूला वो काम में ले सकते हैं जहां करंट का स्क्वायर हो रहा हो। देखो स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाली वैल्यू भी, जैसे +1 है, अगर मैंने -1 का भी स्क्वायर किया तो वो एक पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, और फिर उसका रूट लिया तो वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो हम आरएमएस वैल्यू से उसका एवरेज निकाल सकते हैं, और आरएमएस वैल्यू से जब हम एवरेज उसका निकालेंगे तो वो 0 नहीं आएगा। तो आई का स्क्वायर कहाँ होता है, हमने देखा पावर के फॉर्मूला में, P = क्या होता है हमारा फॉर्मूला, I²R। और जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा हीट का, जिसको हीट एनर्जी हम बोलते हैं, I²RT। तो जहां भी आई का स्क्वायर होगा वहां पे हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो हम अल्टरनेटिंग करंट की अगर कोई डिवाइस जो हम देखेंगे कि जिससे अल्टरनेटिंग करंट को मेजर किया जाता है, तो नॉर्मल गैल्वेनोमीटर जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है वो कैलकुलेट उसको नहीं कर सकता है। ठीक है, वो कैलकुलेट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि जब करंट जाएगा, ठीक है, किसी भी डिवाइस के अंदर, तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल मूव करेगी। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर तो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट का, तो वहां पे हम देखते हैं कि जब भी करंट 0 होगा तो सुई नीचे होगी, वापस जो पॉइंटर होगा, फिर करंट आएगा, फिर ऊपर होगी, नीचे। तो मैंने देखा इस कंडीशन में सुई इनर्शिया के कारण अपनी जगह से हिलेगी नहीं।
क्योंकि हमको पता है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उसकी, तो एक साइकिल में 2 बार 0 होगा, ठीक है ना। तो वहां पे पॉइंटर में जैसे ही करंट जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पॉइंटर उठेगा, फिर जैसे ही करंट 0 होगा वो नीचे आएगा, जाएगा नीचे, और 1 सेकंड में जब इतना जल्दी है 100 टाइम्स होगा, तो इनर्शिया के कारण जो हमारा पॉइंटर होगा वो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। तो हमने देखा नॉर्मल गैल्वेनोमीटर और एमीटर, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा तरीका काम में लेते हैं, हम हॉट कॉइल गैल्वेनोमीटर या हॉट कॉइल अमीटर काम में लेते हैं। उसकी हेल्प से हम उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो हीटिंग इफेक्ट है I2RT है, जो पावर है I2R, उसमें I का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो रूट मीन स्क्वायर में हम यही करते हैं, अगर उसी वैल्यू का स्क्वायर करके उसका रूट निकाल ले हम, तो हमको पता है कि स्क्वायर करने से वो नेगेटिव वैल्यू हट जाएगी, फिर उसका रूट निकालेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू वापस आएगी, और फिर अगर उसका एवरेज निकालेंगे तो वो 0 नहीं आएगा। तो आरएमएस वैल्यू हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि एवरेज वैल्यू जहां पे 0 हो जाती है तो मैथ्स में हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर करके रूट निकालते हैं, ठीक है, और फिर उसका एवरेज निकाल लेते हैं, तो वो 0 नहीं आता है। तो जहां भी करंट के फॉर्मूला में स्क्वायर है, चाहे वो पावर का हो या फिर एनर्जी का, तो हम एसी की पावर को फील कर सकते हैं, हीट उससे जो जनरेट होती है उसको भी फील कर सकते हैं, और उसी पे इसके अपरेटस डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्यों हाफ साइकिल के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, I इज इक्वल टू 0.637 I0। फुल साइकिल के लिए इसका एवरेज आता है 0, ठीक है ना, 0 आता है। पर हमने देखा एसी के पास पावर भी है, हीट भी जनरेट करता है, इसका इफेक्ट है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने देखा रूट मीन स्क्वायर, पहले वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, नेगेटिव वैल्यू का भी स्क्वायर से पॉजिटिव, फिर उसका रूट निकालेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू वापस, और फिर एवरेज निकालेंगे तो वो 0 नहीं आएगा। और जिन फॉर्मूलाज में स्क्वायर है उनके थ्रू हम इसकी एवरेज वैल्यूज निकालते हैं। तो बार बार मैंने रिपीट किया है कि हम इसकी आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, एवरेज वैल्यू में क्या दिक्कत है, आरएमएस वैल्यू क्यों निकालनी पड़ती है, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। डेरिवेशन हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और क्यों मैंने आपको इस लेक्चर में ये भी बताया कि अगर एवरेज वैल्यू 0 है तो जो भी करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट है, जैसे कि हमारा गैल्वेनोमीटर नॉर्मल जो हमारी लैब में एमीटर वोल्टमीटर, वो इस पे काम नहीं करते अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर। इसके लिए हॉट कॉइल एमीटर गैल्वेनोमीटर हमें डिजाइन करने पड़ते हैं जो हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट पे चलने वाली चीज एसी उसको मेजर नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कि बार बार अगर उसकी वैल्यू 0 होगी, एक अल्टरनेटिंग करंट में जहां जहां वैल्यू 0 होगी, तो जो पॉइंटर एक सेकंड में 100 बार ऊपर नीचे होगा, तो इनर्शिया के कारण वो अपनी पोजीशन से ही नहीं लेगा, तो अल्टरनेटिंग करंट जाने पर पॉइंटर गैल्वेनोमीटर का या एमीटर का मूव ही नहीं करेगा। इसलिए हमें दूसरे टाइप के डिवाइसेस चाहिए होते हैं अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए। आरएमएस वैल्यू का है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।